नमस्कार, मैं कुमुद मिश्रा। मैंने दिल से बातें की हैं सिद्धार्थ कनन के साथ। आप उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कुमुद मिश्रा जी, मेरी बीवी आपसे बहुत नफरत करती है। मैंने बोला मैं कुमुद मिश्रा जी को बुला रहा हूं घर बात करने के लिए, तो बोली कि मैं नफरत करती हूं, उनको बोल देना। लव स्टोरीज 2 देखने के बाद सर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि जैसा आपने रोल किया, माने लोगों को लग रहा था कि इसका तो गला घोट दूं मैं बैठ के। यार ये रिएक्शन आपको मिला कि नहीं? हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि उन्हें मुझसे मतलब नहीं पसंद किया उन्होंने मुझे। पर अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर कैरेक्टर वर्क करता है तो अच्छी बात है। सर, आपने मुझसे इंटरव्यू से पहले कहा कि देखो गणित मेरी बहुत खराब है, राइट? दैट मेक्स 2 of us सर। क्लास 2 में 4 बार फेल हुआ था सर गणित के लिए। देखिए, देखा जाए तो 96 में शुरुआत हुई, बीच बीच में थोड़ा बहुत काम होता जा रहा था, राइट? बीच बीच में, पर वो 2011 जो कहते हैं ना इंडस्ट्री में फट गया बॉस। बड़ा फटा वाला सीन, रॉक स्टार अक्षय कुमार के साथ भी आपने काम किया था। जी जी। पटियाला हाउस में, राइट? जी। तो क्या आपको लगा कि वो सिचुएशन था, ईयर था जब आपको लगा यार अब कुमुद मिश्रा के साथ कुछ हो गया फाइनली? नहीं, मैंने उस तरह से कभी देखा नहीं अपने आप को कि मेरे साथ कुछ होगा, और मैं कुछ बहुत एम्बिशियस नहीं रहा हूँ। तो मैंने जब 96 अगर आप कह रहे हैं कि जब शुरुआत हुई थी, तो वो भी शुरुआत एक्सीडेंट था मेरे लिए। मैं बॉम्बे आया था, मुंबई आया था, वो भी एक एक्सीडेंट था। मुझे एक फिल्म का ऑडिशन के लिए बुलाया गया था और फिर मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि ये जादू नगरी है। तो जब एक बार आप आ जाते हैं और मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं तो वापस जाने वाला था, एक ऑडिशन दे के वापस जाने वाला था। फिर मैं यहाँ टिक गया, लेकिन मुझे सिनेमा समझ में नहीं आता था और मैं सिनेमा करना नहीं चाहता था। बहुत मेरी दिलचस्पी नहीं थी, मैं थिएटर करना चाहता था। तो वो जो फिल्म जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद मैं लगातार थिएटर करता रहा 10 साल तक। उसके 10 साल मैं सिर्फ टेलीविज़न कर रहा था, क्योंकि टेलीविज़न मुझे पैसा दे रहा था थिएटर करने के लिए। तो मैं उस वजह से जो इतना लंबा जो गैप आया, 10-11 साल का गैप था शायद, वो करने के बाद, सरदारी बेगम करने के बाद, सिनेमा को लेकर के उस बीच में थिएटर करता रहा मैं। थिएटर ही मुझे बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है। अब सिनेमा समझ में आने लगा है जब रॉकस्टार वगैरह की, और उसके बाद से जब आपने उस माध्यम को जाना, तो आपको लगा कि कितना कुछ आपने छोड़ा है। तो अब जा करके उसकी भरपाई कर रहा हूँ। तो ये आयशा रजा जी आपकी मोहतरमा है, राइट? जी। तो वहाँ मोहब्बत कहाँ से हुआ सर? ये माने थिएटर करते वक्त मोहब्बत हो गया था क्या? जी। हमने उनका एक नाटक देखा था, करोड़ों में एक मकरंद देशपांडे साहब का नाटक था, वो मैंने देखा था। उन्होंने मेरा कोई नाटक देखा था, शक्कर के 5 दाने मानव कौल का लिखित और निर्देशित नाटक। मुझे नहीं पता था, वो नाटक उनको बहुत पसंद था। और हमारे एक मित्र हैं संजय दधीची, उन्होंने हमसे कहा कि एक अभिनेत्री हैं, आप उनका शो देखिए, उनसे मिलिए। तो वो असल में माध्यम बने थे, संजय दधीची, हमारे बीच में। तो फिर उन्होंने हमारे साथ एक नाटक में काम किया और वहाँ से कहानी आगे बढ़ गई। अब कितने साल हो गए आप दोनों के मैरिज का सर? फिर गणित का सवाल। अरे सर, ये मत भूलना सर, ये गड़बड़ी करोगे तो लफड़ा है सर बाद में। हाँ? मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए। 14-15 साल जी सर। देखा जाए तो अब लोग कह रहे हैं यार आप जैसे एक्टर्स अब अराइव हो चुके हैं, ये टर्मिनोलॉजी आ चुकी है, अराइव हो चुकी है। हालांकि आप लोग ऑलवेज अराइव्ड थे, पर अब शायद नोटिस ज्यादा रहे ओटीटी के चक्कर में। इनफैक्ट मेन लीड एक्टर्स अब कहने लगे कि यार मुझे कैरेक्टर एक्टर बनना है, राइट? आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया, आपने रणबीर के साथ काम किया, इनफैक्ट आपने ऋषि कपूर साहब के साथ भी साथ किया, बाप बेटे के साथ भी। तो मैं थोड़ी एक्सपीरियंसेस जानना चाहता हूँ, दोनों बाप बेटे के साथ काम करके क्या क्या चीजें सिमिलर थी और क्या क्या अलग थी?
ऋषि साहब के साथ मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने असल में एक फिल्म में मैंने उनका यंग वाला पार्ट किया था, तो मैं अलग था और जाहिर है उनका काम अलग था। एक फिल्म थी मुल्क जिसमें हम लोग साथ थे, जिसमें मैं असल में मुल्क में मेरी एंट्री जो फिल्म ख़त्म होने के बाद हुई थी, तो वहाँ भी मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया था। पर मेरे लिए बहुत सुखद ये था, क्योंकि किसी भी अभिनेता को जो मुल्क में था नहीं पता था शायद कि मैं उसमें जज की भूमिका निभा रहा हूँ, वो कोई और अभिनेता निभा रहे थे। बाद में मेरी एंट्री हुई तो ऋषि साहब का फ़ोन आया था फिल्म देखने के बाद, क्योंकि उनको नहीं पता था, जब उन्होंने शूट किया था तो किसी और एक्टर के साथ किया था, तो उन्होंने 10-15 मिनट बात की और सराहा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। चूँकि ये सब हमारे हीरोज़ हैं जिनको देख के हम बड़े हुए, तो वो और रणबीर के साथ काम करना तो अपने आप में बहुत ही कमाल का अनुभव रहा है। बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं, सरल अभिनेता हैं, और उनका जो काम है उसकी जो प्रोसेस आपको कभी दिखाई नहीं देती। आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो इतना कमाल का उनका प्रोसेस होता है जो आपको कभी दिखता नहीं है, वो प्रकट नहीं होता है। वो सिर्फ आपको जब आप उनका काम देखते हैं तब एहसास होता है कि ये कितना कमाल का अभिनेता है। तो आई थिंक हमारे वर्तमान समय में अगर हम कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में गिने तो वो कहीं ऊपर सबके साथ पाए जाएंगे। जी, है ना। और पता भी नहीं लग सकता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। जी, राइट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके जूनियर थे एनएसडी में? जी जी जी। तो उस वक्त आपका भाईचारा, दोस्ती वोस्ती था कि नहीं? आपको मालूम था कि नवाज भाई हैं? ये सच नवाज का सबको पता था, सबको पता था कि कितने कमाल के अभिनेता हैं। वो वक्त की बात होती है, और उनकी ख़ास बात अगर यही कही जाए कि उन्होंने अपने काम को कभी जो है ना छोड़ा नहीं, अपने ऊपर जो भरोसा है उसको कभी जाने नहीं दिया। वो जाहिर है वो ज़्यादा स्ट्रगल से गुज़रे हैं। मैं जब कहता हूँ तो मेरा तो कोई स्ट्रगल नहीं था उस तरह से, लेकिन उन्होंने संभवतः ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया है, और उसका फल मिल भी रहा है। तो आप जितना संघर्ष करेंगे, जितना आप अपने आप को जोतेंगे, उतना उतनी अच्छी फसल होगी। तो कमाल की है। मुझे बताइए ना, एनएसडी के टाइम पे कुछ है आप दोनों के बीच में, कोई इंसिडेंट हुआ है? अब आप जब अतीत के नहीं एनएसडी के टाइम पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। और मुझे असल में मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अतीत में भूलता जाता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं इतना अपने आप को एम्बैरस करता हो पाया जाता हूँ कि मैं जिनके साथ काम करता हूँ कई बार वो सामने आते हैं और उन्हें परिचय देना पड़ता है। तो ऐसे कौन से एक्टर को देना पड़ा सर? बहुत सारे लोग हैं। मैंने थिएटर में लोगों के साथ 1.5-2 महीने रिहर्सल किया है, और अचानक से वो आकर के बोलते हैं हाय, और मैं सोचता हूँ ये कौन, और फिर वो परिचय देते हैं। और ये लगभग रोज़मर्रा ये मेरे साथ ऐसा होता है। तो अब लेकिन इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेमोरी का खेल है। मैं किताबें पढ़ता हूँ और उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद पूछेंगे तो मुझे शायद भाव याद रहेगा, वो किताब भूल चुका हूँगा। तो अभी इसके अपने फ़ायदे भी हैं और इसके बहुत नुकसान भी हैं, कि तो मैं पढ़ता ही क्यों हूँ, है ना। और संबंध जीते क्यों जब आप संबंध भूलते जाएंगे। तो पर ये है, अब क्या किया जाए, ये कुछ वारी में कुछ लोचा है तो नहीं सर। अच्छी बात ये है कि आप रोज फ्रेश होते, कोई बैगेज नहीं है, भूल चुके हैं आप, तो माने फ्रेश क्लीन स्लेट के साथ आप चलते हैं। हाँ, मैं तो होता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं उनसे पूछिए। पर कोई ऐसा हुआ है, कोई सुपरस्टार के साथ हुआ है क्या कि आप नहीं ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आप अपने काम के बारे में बताइए कि किसके साथ कब कौन सा काम किया था, तो वो बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ड्रामा स्कूल के मेरे किस्से मुझे लोग बताते हैं, मेरे दोस्त बताते हैं, और मुझे लगता है ये कब हुआ था, कब घटा था ऐसा। तो या आप कौन से वो एक्टर हैं जिन्होंने जेन्युइनली आप पर इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? नसीर भाई, मैं मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे अभिनेता बनने के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ था, मेरे पिताजी को छोड़ करके, क्योंकि मैंने उनको राम नाटक में देखा है, मैंने उनको क्या कहते हैं परफॉर्म करते हुए देखा है। तो एक तो वो उनका इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ग्रैंडफादर का, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो नसीर भाई, और जिस तरह से उन्होंने थिएटर और सिनेमा को बैलेंस किया है, जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया है जीवन को,
एक अभिनेता के तौर पे। तो मुझे और जिस वो धरोहर हैं, तो मैं तो मतलब मेरे लिए वो अल्टीमेट हैं। अब काम के बारे में कह सकते किसी ने किसी में काम किया, और दुर्भाग्य से हम लोग अभिनय को कुश्ती की तरह देखने लगते हैं कि किसने कितना अच्छा, किसने कितना नहीं, ऐसा नहीं होता है, जर्नी होती है। तो उनकी जो जर्नी है वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। तो मैं हमेशा वो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। या वाओ, बट आई ऑल्सो एडमायर हिम कि वो कोई भी टॉपिक आए नसीर साहब का, वो चुप नहीं रहते, सुना देते हैं सबको। हाँ, वो बहुत ही डेयरिंग है सर। हाँ, क्या आप भी ऐसे हो? अगर किसी ने आपको ओपिनियन पूछा तो आप बिंदास बोलते थे? क्योंकि बोलते कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग फीडबैक पूछते हैं। जैसे बहुत साल पहले मैं एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में गया था, तो एक लीड एक्टर बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, तो मुझसे बोला, अच्छा भाई रुक जा, मुझे सच्चे दिल से बता। तो सब निकल गए, मैं बैठा रहा। उसने मुझे फीडबैक पूछा, बोला अब देखो मैंने तुम्हें रुकाया, आप सच्चे दिल से बोल कि तेरे को क्या नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसको 10 मिनट सुना दिया, ये नहीं अच्छा लगा। उसका दोस्ती खत्म सर अगले दिन से। नहीं, मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं व्यक्ति, स्थान, संदर्भ देख के बात करता हूँ। डायनामिक्स। हाँ, मतलब मैं जो पूछ रहा है उसकी कितनी नीयत है जानने की। क्योंकि जब ज़्यादातर आपको आपके काम के बारे में एहसास होता है आपने क्या किया है, और अगर एहसास नहीं होता है तो दुर्भाग्य है आपका। आपको 90% टाइम आपको पता होता है कि आप कितना ख़राब कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। अंदर की आवाज़ बोल देती है। आपको पता होता है। कई बार नहीं पता होता है, कई बार नहीं एहसास होता है। तो वो आपके सामने, आपके आसपास कुछ ऐसे मित्र होते हैं, मेरे पास तो हैं कम से कम, जो मुझे बेबाकी से आके कह देते हैं कि काम अच्छा नहीं लगा या ये नहीं जमा। तो वो आपको रखने पड़ते हैं आपके पास ऐसे लोग। और अगर मुझसे कोई राय पूछता है तो मैं पहले ये असेस करता हूँ कि वो कितना गंभीर है और कितना उसमें मादा है ले पाने का क्रिटिसिज्म, उस हिसाब से देता हूँ। और हमेशा हर बार आपको किसी भी अभिनेता को जब आप उनके काम के बारे में बताते हैं तो आपको उन्होंने अगर कुछ गड़बड़ की है, बहुत अच्छा नहीं किया है, तो आपको बहुत बुरा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसमें से अच्छा चुन के बताना चाहिए। वो अच्छा प्रॉब्ली उनको मदद करेगा आगे कुछ और बेहतर करने में। तो आप उस समय कभी आपने ऐसे डायरेक्ट फीडबैक दे दिया क्या किसी को जहाँ पे बैकफायर हुआ आपके साथ? हाँ, मैंने दिया है, कुछ लोगों को दिया है, और वो बहुत अच्छे से नहीं स्वीकार कर पाए हैं। पर वो उनकी जर्नी है और ये मेरी जर्नी है। आपने अनुभव सिन्हा साहब के साथ काम किया है। इनफैक्ट उनके सब्जेक्ट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, थप्पड़ हो, मुल्क हो। कभी कभार फिल्में तो अच्छी बनती है, पर उसके बाद विवाद बहुत होता है, डिस्कशंस बहुत होता है। कभी कभार कहते हैं कि यार ये नरेटिव सही नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उनकी जो टॉपिक्स वो चुनते हैं वो दिल को छू लेते हैं या दिल को हिट करती है। उसमें बैकलैश भी कभी कभार होता है। उस वक्त क्या आप भी इस टॉपिक में घुस जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं ये सही है, गलत है, क्या होता है? देखिए क्या होता है, अनुभव साहब की जो फिल्में हैं वो एक बहस खड़ा करती हैं समाज में। सिनेमा कई तरह का बनता है, एंटरटेनमेंट के लिए ही बनता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, आप जाइए हंस के चले आइए। कुछ सिनेमा बनता है जो सेल्फ इंडल्जेंट होता है, कुछ सिनेमा होता है जो समाज में एक मुद्दे को लेकर बनता है, एंटरटेन भी करता है और बहस भी एक खड़ी करता है। अनुभव साहब की फिल्में बहस खड़ा करती हैं, एक चर्चा शुरू करती हैं समाज में, जो बहुत ज़रूरी है एक तरह से। और वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि लोग एक फिल्म बनी है, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे एक्साइटिंग क्या हो सकता है? वो बहुत कमाल का है। और मुझे सौभाग्य मिला है उनके साथ इतने साल काम करने का। पिछले कुछ सालों से तो मैं लगातार उनके काम का हिस्सा रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो जिस तरह के सब्जेक्ट्स उठाते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कि वो अभी एक काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले उन्होंने दूसरे तरह का सिनेमा भी किया है। प्रॉब्ली शायद पलट के दोबारा उस तरह का सिनेमा करना चाहें। एक डायरेक्टर, एक जो क्रिएटिव आदमी है, वो अपने हर आयाम को एक्सप्लोर करना चाहता है। इस समय इस दौर में वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो एक संवाद खड़ा कर रहे हैं अपनी सिनेमा के माध्यम से, और एंटरटेन भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ है ये। उसमें कई बार फिल्में चलेंगी, कई बार नहीं चलेंगी, वो तो हर तरह के सिनेमा के साथ होता है। और हम जिस माध्यम में हैं, यहाँ पे अगर हम सिर्फ सक्सेस और फेलियर को ही मापदंड मानेंगे
तब तो मेरे ख्याल से 90% फिल्म मेकर्स को तो अपना बुरिया बिस्तर लेकर सालों पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्में तो बहुत सारी फिल्में नहीं चलती हैं, कितनी ही फिल्में ऑफ चल रही लेट तो बहुत सारी फिल्में नहीं चल रही थी सर। इनफैक्ट लोग तो डायरेक्ट कहते हैं ओटीटी की वजह से नहीं चल रही, क्योंकि ओटीटी में इतना सॉलिड कंटेंट दिखने को मिल रहा है जहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि ये सेलेबल एक्टर है या नॉन सेलेबल है, बस काम को दिखाया जाता है, राइट? कि आर्टिस्ट क्या काम कर रहा है, कैरेक्टर में घुसा है कि नहीं, स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं और छू रही है कि नहीं। आपको क्यों लग रहा था कि फिल्में नहीं चल रही थी बीच में? अच्छी फिल्में नहीं बना रहे थे तो नहीं चल रही थी। सीधी मुद्दे की बात है, अच्छी फिल्में नहीं बना रहे थे, नहीं चल रही थी। और हमेशा ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा दौर आया है, बहुत बार ऐसा पहले भी हुआ है जब एक साल 2 साल फिल्में नहीं चली हैं। तो अब ये दुर्भाग्य से कोरोना आ गया, उसके फिर ओटीटी आ गया, जिसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है, अभिनेताओं को बहुत फ़ायदा हुआ है, नया कंटेंट आया है जहाँ पे नए सब्जेक्ट्स पे अच्छा काम हुआ है। सिनेमा कहीं उस बीच में, हिंदी सिनेमा कहीं उस बीच में पिछड़ गया बहुत सही शब्द नहीं है, लेकिन उस दौर में अच्छी फिल्में नहीं बन पाईं। अब अच्छी फिल्में बनेंगी और चलेंगी, कमर्शियल मतलब जिसको कहते हैं कि ब्लॉकबस्टर्स चलेंगी, छोटी फिल्में चलेंगी, दौर है। और मुझे लगता है कि जब आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको जज नहीं करना चाहिए। एक वक्त से हम अगर दुनिया को देखें तो हम तो रेत का कण भी नहीं है, तो ये हमेशा से होता है, अच्छा बुरा सब चलता है। ये बहस करना हमको बहुत एक्साइटिंग लगने लगा है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया इतना कमाल का एक वो खुल गया है जहाँ पे हर आदमी की अपनी ओपिनियन है। तो जब ओपिनियन हर आदमी होगी तो उसी जिसको कहते हैं ना कि जोश के साथ लोग आएंगे भी, अच्छी बुरी प्रतिक्रिया भी देंगे, तो वो ठीक है। लेकिन ये दौर था, ये भी अब जा ही रहा है, चिंता मत कीजिए, अच्छी फिल्में आ रही हैं, चलेंगी। और फिल्में चलने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी फिल्म ही चलती है और बुरी फिल्म ही फ्लॉप होती है। कई बार बुरी फिल्म भी चलती है और अच्छी फिल्म नहीं चलती है, वो भी होता है, उसका कोई गणित नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इस दौर में चाहे कुछ भी हो, फिल्मों का सिनेमा में चलना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए। तो इस समय मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि अच्छी फिल्म है बुरी फिल्म, मुझे लगता है फिल्मों का चलना ज़रूरी है, चाहे कैसी भी हो, और हॉल में चलना ज़रूरी है, लोगों का थिएटर में आना ज़रूरी है। डिम्पल कपाड़िया जी को मिला था पठान का वो रोल, स्पेशल रोल। सुनने में आया, बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत, कि वो रोल एक्चुअली आपको मिला था? नहीं, मुझे नहीं मिला था। वो किसी इंटरव्यू में डायरेक्टर साहब ने कहा था, धन्यवाद है, मुझे ऑफर नहीं किया गया था। सोचा होगा, जैसे एक चरित्र जब आता है तो आप कई सारे एक्टर्स के बारे में सोचते हैं, तो शायद उसमें से एक मैं भी गिनती में रहा हूँगा। लेकिन वो डिम्पल मैम को गया तो वो तो अद्भुत चीज़ है, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। तो ऐसा नहीं था कि आपके पास आए आपने ना कहा? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मैं क्यों मना करता। भाई आप बताओ, क्योंकि आपको समझ है अच्छे स्क्रिप्ट और बुरे स्क्रिप्ट की, ये तो मैं जानता हूँ, आप जितना भी अंडर प्ले करें, कभी हुआ आप सेट पे आए और आपको मालूम है कि ये फिल्म की लगेगी, और आप सेट पे हो, आपको मालूम है कि आप ईमानदारी से काम करो, पर आपको मालूम है कि जो आपने सुना और जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है? जी, हुआ है। कैसे आप हैंडल करते हैं एज एन एक्टर? वो तो डिमोटिवेट करता होगा ना आपको? नहीं, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करता, क्योंकि क्या है, देखिए फिल्म मेरे हाथ में नहीं है ना, फिल्म तो डायरेक्टर का माध्यम है ना, और बहुत सारी टीम है। कई बार स्क्रिप्ट बहुत ब्रिलियंट होती है, आपको लगता है कि ये कमाल की फिल्म है, और जब आप शूट करने जाते हैं तो जो सुर पहला डिसाइड होता है, उससे आपको एहसास होता है कुछ गड़बड़ हो रही है। आपको ये नहीं पता होता है कि फिल्म नहीं होगी, लेकिन लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं एक फिल्म शूट करने गया था, और मैं पहले दिन मैंने शूट किया और मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई है, ये सुर गलत है। अब मेरी अपनी परफॉर्मेंस ख़राब थी, वो सुर ही नहीं मिल रहा था। लेकिन इन जनरल जो फिल्म जहाँ प्लेस की गई थी वहाँ गड़बड़ हो, तो ऐसी 2-3 4 काम हुए हैं। लेकिन अगेन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अब प्रोसेस है, आदमी को नहीं फिगर आउट कर पाता है कि क्या करना है। कई बार नहीं तो याद, बट पता चलता है, एहसास हो जाता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो आप अपने आप को कैसे बोलते कि चलो करते रहो, क्या हो? क्योंकि उसके आपने पैसे लिए हैं, एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि आप ये कह दें कि फिल्म नहीं ही चलेगी,
या ख़राब ही बनेगी। आपको ये एहसास होता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, बेहतरी से करना चाहते हैं, बस ये। सर आपने बहुत रेंज ऑफ काम किया, ठीक है, आपने कमर्शियल फिल्म्स की जैसे सूर्यवंशी, फिर कमिंग ऑफ एज फिल्म्स लाइक जनानी जाने मन, ठीक है, उसके बाद सीरियस बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म्स लाइक आर्टिकल 15 और बोल्ड लाइक लव स्टोरीज, ठीक है। बट वो कौन सा जॉनरा है, कौन सा वो एक किरदार है और वो कौन सा जोन है जब आप घुसते हो तो आपको लगता है यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है? ये मैं नहीं तय कर पाऊँ, लेकिन हाँ कुछ एक काम है जो मुझे असल में मुझे क्रिएटिव सुख देते हैं काम करने का। वो नितिन कक्कड़ के साथ हमने 2 फिल्में की थी, फिल्मिस्तान और राम सिंह चार्ली, या अभी एक फिल्म की नज़रअंदाज मैंने विक्रांत देशमुख साहब की फिल्म थी, लक्ष्मण उत्तेकर ने प्रोड्यूस की थी। तो ये जो फिल्में हैं मेरे लिए एक चैलेंज थी करना, इनको करना चैलेंज था, क्योंकि एज एन एक्टर आप उस तरह का कैरेक्टर आपने किया नहीं होता है। जैसे लव स्टोरीज़ मेरे लिए चैलेंज था, मेरे लिए बहुत ही प्रिय फिल्म है, जो भूमिका है जिसको मैं काफ़ी मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था एज एन एक्टर, वो थी एयरलिफ्ट की जो भूमिका थी, वो एक अभिनेता के लिए बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है वो। तो उस तरह का काम आता रहता है। वैसे तो आप सारा काम जो कर रहे होते हैं वो उतना ही चैलेंजिंग होता है। आप किसी काम को उस तरह से नहीं ले सकते कि अरे ये तो मैं चुटकी में कर दूंगा, कोई अभिनेता ऐसा नहीं कर सकता है। लव स्टोरीज पे आता हूँ, काजोल जी थी राइट, बट बहुत ही डिफिकल्ट रोल हुआ होगा, क्योंकि अग्रेसिव इंटीमेट सीन्स थे, आपके शेड्स बहुत ही एजी थे, राइट। सुन के ही गुस्सा आता है आपके कैरेक्टर के बारे में। ऑब्वियसली आपका जो सामने जो एक्टर है काजोल जैसी, तो आपको सोचना पड़ता होगा राइट कि कंफर्ट कैसे आएगा उनके साथ ऐसे सीन्स करने के लिए, वो आप कैसे अप्रोच करते हो? असल में अगर आपको ये सोचना पड़े तो मुश्किल हो जाती है कि कंफर्ट कैसे आएगा। काजोल जी इतनी मंझी हुई अभिनेत्री हैं, इतना अद्भुत काम किया है उन्होंने। अगर आप उनके शुरुआती दौर का सिनेमा देखें, जब आप अपने आप को उस एज में अगर आप इमेजिन करें तो आपको घबराहट सी होने लगती है कि इतना बेबाकीपन था उनके काम में, अनइनहिबिटेड परफॉर्मेंसेस वो देती थीं। तो जाहिर है जब वो काम करने आपके साथ आ रही हैं और आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अगर ये कोशिश करनी पड़ रही है कंफर्ट ढूंढने की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतनी प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेकर के, और इतनी इन्वॉल्व हैं अपने काम को लेकर के कि आपको वो दिक्कत होती नहीं। तो आप जब उनके साथ काम करते हैं, जब आप अभिनेता की आंखों में देखते हैं और आपको एक ट्रस्ट दिखता है, एक रिस्पेक्ट दिखती है, तो वो काम अपने आप। जैसे मैंने सुना है सर, जैसे जब ऐसे इंटीमेट सीन्स होते हैं या एजी सीन्स होते हैं, लेट मी पुट इट दैट वे, एक्टर और एक्ट्रेस एक्चुअली बात करते हैं उससे पहले कि देखो ऐसे होने वाला है, क्या आप कंफर्टेबल हो, आपके क्या सोच विचार है। वो अप्रोच होता है आपके साथ भी, या फिर आप बस पहुंचते हो, आपने अपनी लाइंस और सिचुएशन समझ ली, काजोल जी ने समझ ली, आप लोग आते हो सेट पर, लाइट्स कैमरा एक्शन? देखिए, ये हम लोग जो है ना जी, इन सारे सीन्स को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। जैसे आप बाकी सीन्स कर रहे होते हैं, कई बार आप जो सिंपल जो संवाद वाले सीन होते हैं, उन्हीं में आपके अंदर इतनी इनहिबिशन आ जाती है कि आप काम नहीं कर पाते हैं। आपके सामने एक दीवार आ जाती है। ऐसा हम कई बार होता है कि आप काम करने जा रहे हैं, सडनली आपने अभिनेता की आंख में देखा और आप ब्लैंक हो गए, आपसे नहीं हो रहा है काम, या उससे नहीं हो पा रहा है काम। और बहुत सारे लेवल पे एक अभिनेता की साइकोलॉजी काम करती है। ये जो चीज़ है जिस पे हम ध्यान देते हैं, ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मुश्किल होगा। ये काम है, जैसे बाकी काम है, जैसे ये सीन्स हम करते हैं, उसी तरह से वो भी सीन काम करते हैं। जिस तरह से इन सीन्स के बीच में निर्देशक होता है, एक ब्रिज की तरह होता है जो आकर के आपको बताता है कि कैसे करना है, उसी तरह से वो भी आपको आके बताता है। और आप लोग इतने मैच्योर हैं, हम लोग सब इतने, मैं मानता हूँ कितने मैच्योर हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि ये काम है और इसको हमको अपने फाइनल उस तक पहुँचाना है। आप उसको काम की तरह लेते हैं। हम लोग इतना इसको महत्व देते हैं। मुझे लगता है इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए व्यक्ति से डील करने की, अभिनेता से डील करने की, एक एक्टर से डील करने की। वो समझ अगर आपकी है
और इसीलिए आप हैं इस फील्ड में, क्योंकि वो समझ मैं मानता हूँ, मैं कोशिश, और वो समझ ऐसा नहीं कि आपने टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो आपको रोज़ उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ एक डाइनिंग क्या कहते हैं भोजन कर रहे हैं और वो सीन हो रहा है, वहाँ पे भी आप के अंदर एक इनिबिशन, तो वहाँ डायरेक्टर आता है, फिर वो बात करता है, फिर आप अभिनेता से बात करते हैं, कई बार हो जाता है, कई बार वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाता है। तो ये एक्साइटिंग है, इस एक्साइटमेंट है इस फील्ड का, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ये मान नहीं सकते कि ये फाइनल है, ये हो ही जाएगा। तो यानी कि आपको लगा कि जेन्युइनली दिल से आप इनहिबिटेड नहीं थे, आप एज अ परफॉर्मर पहुंचे, जो आपको कहा गया, और ऑब्वियसली आपके वैल्यू एड्स के साथ आपने किया। नहीं, मेरे पास कुछ सवाल थे, लेकिन वो मैंने स्क्रिप्ट के स्टेज पे मैंने डायरेक्टर से चर्चा की, उनसे बात की, और उन्होंने मेरे कुछ जो संदेह थे उन्होंने मुझे वो दूर किए। वो हंसे, उनको लगा कि ये जो एक अभिनेता, और चूँकि इतने मंझे हुए निर्देशक हैं, उनको सब पता होता है कि ये अभिनेता किस स्पेस से आ रहा है। मैं पहली बार ऐसा एक कैरेक्टर करने जा रहा था, तो मेरे अंदर अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपने उसको लेके डाउट्स थे, तो मैं वो उनके साथ शेयर करना चाहता था। उन्होंने वो डाउट्स मेरे क्लियर किए, और उनके एस्थेटिक्स पे मुझे भरोसा था। और आप अगर फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ शूट किया है। नहीं, माइंड ब्लोइंग। आई थिंक कहना है कि वो एक्चुअली मुझे बेस्ट लगा स्टोरी एज कंपेयर टू अदर्स। क्या आप और काजोल दोस्त बन गए शूटिंग के दौरान? ऐसे होता है? नहीं दोस्त कैसे, मतलब मैं कैसे कह दूंगा दोस्त बन गए। मेरा सम्मान उनके लिए बढ़ गया है एक अभिनेता के तौर पे। जिस तरह से इतना काम करने के बाद भी जिस तरह से उनकी भूख है काम करने की, अभी आदमी थक भी जाता, आदमी को लगने लगता है अरे बस हो गया, लेकिन उनकी जो भूख है काम करने की वो अभी भी कमाल की है। तो दोस्त कहना तो बहुत ही, एक फिल्म करके आप कहें कि हम दोस्त बन गए, वो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन हाँ, एज अ प्रोफेशनल मैंने उनका सिनेमा देखा था, अब मैंने उनके साथ काम किया, और उनके लिए मेरी इज्जत और बढ़ गई है।